अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य शिखर पर आज एक ऐतिहासिक पल आया जब पीएम नरेंद्र मोदी ने शिखर पर केसरिया धर्मध्वजा फहराई। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद इस ध्वजारोहण को मंदिर निर्माण के संपूर्ण होने की वैश्विक घोषणा माना जा रहा है। ये भव्य कार्यक्रम विवाह पंचमी के शुभ अवसर पर आयोजित किया गया, जिसका धार्मिक महत्व और भी बढ़ जाता है। पीएम मोदी ने राम दरबार और गर्भगृह में पूजा अर्चना भी की। उनके साथ आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहीं। 161 फीट ऊंचे शिखर पर फहराया गया यह केसरिया ध्वज त्याग, धर्मनिष्ठा और राम राज्य के मूल्यों का प्रतीक है। ध्वजारोहण के साथ ही पूरी अयोध्या नगरी में भक्ति, उत्साह और अलौकिक वैभव का माहौल छा गया। श्रद्धालु अपनी आंखों के सामने ये विहंगम दृश्य देखकर भाव विभोर हो गए। अहिल्या है, महर्षि वाल्मीकि है, महर्षि वशिष्ठ है, महर्षि विश्वामित्र है, महर्षि अगस्त्य है और संत तुलसीदास है। रामलला के साथ साथ इन सभी ऋषियों के दर्शन भी यहीं पर होते हैं। यहां जटायु जी और गिलहरी की मूर्तियां भी हैं, जो बड़े संकल्पों की सिद्धि के लिए हर छोटे से छोटे प्रयास के महत्व को दिखाती है। मैं आज हर देशवासी से कहूंगा कि वो जब भी राम मंदिर आए तो सप्त मंदिर के दर्शन भी अवश्य करें। ये मंदिर हमारी आस्था के साथ साथ मित्रता, कर्तव्य और सामाजिक सद्भाव के मूल्यों को भी शक्ति देते हैं। साथियों, हम सब जानते हैं हमारे राम भेद से नहीं भाव से जुड़ रहे हैं। आज हम सबके लिए एक सार्थकता का दिवस है। इतने लोगों ने सपना देखा, इतने लोगों ने प्रयास किए, इतने लोगों ने अपने प्राण अर्पण किए। आज उनकी स्वर्गस्थ आत्मा तृप्त हुई होगी। आज वास्तव में अशोक जी को वहां शांति मिली होगी। महंत रामचंद्र दास जी महाराज, श्रीमान दालमिया जी, कितने संत, कितने गृहस्थ, कितने विद्यार्थी, उन्होंने अपना प्राणार्पण किया, अपना पसीना बहाया। जो पीछे रहे वो भी रोज ये इच्छा मन में व्यक्त करते रहे कि मंदिर बनेगा बनेगा, बन गया। और आज उस मंदिर निर्माण की शास्त्रीय प्रक्रिया पूर्ण हो गई। श्री अयोध्या धाम में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर पर ध्वजारोहण एक यज्ञ की पूर्णाहुति नहीं बल्कि एक नए युग का शुभारंभ है। राम का यह भव्य मंदिर 140 करोड़ भारतीयों की आस्था, सम्मान और आत्म गौरव का प्रतीक है। इस भव्य मंदिर के निर्माण में योगदान देने वाले उन सभी कर्मयोगियों का भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे कंसल्टिंग एडिटर गोविंद ठाकुर जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। गोविंद जी, आपसे समझना चाहूंगा कितना अहम ये कार्यक्रम और क्या इस कार्यक्रम को धार्मिक आयोजन के तौर पर देखा जाए और जिस तरह से राजनीति हो रही है वो किस तरफ इशारा करती हुई नजर आ रही है? गोविंद जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? फिलहाल गोविंद जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। आगे बढ़ेंगे खबरों में और अब
बात करेंगे बिहार की, जहां एनडीए सरकार बनने के बाद सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में पहली कैबिनेट बैठक हुई। बैठक मुख्य सचिवालय में आयोजित की गई। बैठक में कुल 10 एजेंडे पर मुहर लगाई गई, जिसमें सरकार का सबसे बड़ा फोकस राज्य में उद्योगों का जाल बिछाने, निवेश बढ़ाने और युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर प्रदान करने पर रहा। सीएम नीतीश कुमार ने एक्स पर पोस्ट करके बताया कि 2020-25 के बीच 50 लाख युवाओं को नौकरी और रोजगार मिला है। अब 2025 से 2030 तक 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य तय किया गया है। उन्होंने बताया कि बिहार को पूर्वी भारत का नया टेक्नोलॉजी हब बनाने की दिशा में काम शुरू हो चुका है। राज्य को ग्लोबल बैक एंड हब बनाने और ग्लोबल वर्क प्लेस बनाने के लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार की जाएगी। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे कंसल्टिंग एडिटर गोविंद ठाकुर जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। गोविंद जी, पहली कैबिनेट बैठक बिहार में नई सरकार की, क्या कुछ निकल कर आया इस बैठक से, और जो वादे किए गए थे उन्हें अब जमीन पर उतारने की तैयारी सरकार की ओर से? बिल्कुल सोहन, देखिए आज पहला बैठक आज नीतीश कुमार सरकार की थी और जिसमें उन्होंने लक्ष्य जो तय किया है, ये सारी की सारी जो प्रस्ताव जो रखे गए हैं उसके बाद मुहर लगी है, वो सिर्फ वादा जो किए गए थे उसको किस तरह से पूरा किया जाए उसको नजर रखते हुए ये सारी प्रस्ताव को पास किया गया है। देखिए सबसे बड़ी फोकस जो इसमें था कि 1 करोड़ रोजगार देने की बात कही गई है। तो उस पर उन्होंने कहा कि हम 5 साल में 1 करोड़ रोजगार देंगे। इसके लिए उन्होंने उद्योग धंधों को लगाने के लिए प्रस्ताव रखे, जिसमें 25 चीनी मिले की बात की गई है। इसके बाद 10 आपके फूड और से लेकर टेक्नोलॉजी और हब बनाने की बात हुई है। तो ये सारी जितने भी उद्योग धंधे लगाने की बात की जा रही है, ये सारी की सारी वहाँ पर रोजगार सृजन के लिए ही देखा जा सकता है। देखिए इस चुनाव में आप सोहन आप भी गए थे बिहार में, तो सबसे अधिक एनडीए की तरफ से ये जो जोर दिया गया था, तो इसे हम विकसित हम करेंगे और जो काम नहीं हो पाया है अभी तक उसको पूरा करेंगे। और इसी को देखते हुए उनको वोट मिले थे। हालांकि वोट के और भी पैमाने थे मिलने के, जिसमें 10,000 रुपए दिए गए थे, उसके बाद 2 लाख रुपए, फिर उसके बाद अनाज जो दिए जा रहे थे, इसके बाद जो जिनका जो दीदी है और चाहे महिलाओं को साझेदार और सब पेंशन बढ़ाने की सारी बातें थी। लेकिन अब ये तो बात हो गई, लेकिन अब आगे कैसे चलेगा, बिहार विकसित कैसे होगा? तो पहली बैठक जो हुई है इसमें यही फोकस तय किया गया है कि बिहार को अब विकसित राज्य विकासशील की तरफ आगे बढ़ेंगे, इस बार विकसित राज्य बनाएंगे। तो ये फोकस तय कर दिया गया है। अब आने वाले समय में सोहन देखा जाएगा कि इस पर कितना अमल किया जा रहा है और किस तरह ये धरती पर उतारते हैं और इसके क्रियान्वयन किस तरह से होता है। 5 साल का लक्ष्य तो रखा गया है इसको लेकर, क्योंकि पहला ये कैबिनेट बैठक थी और उसमें राज्य को एक मैसेज भी देना था कि नीतीश सरकार अब जीत कर आप बैठी नहीं, अब उसका काम पर अमल करने पर जुट गई है। तो अब उस तरह से इसको आगे किया जाएगा। तो गोविंद जी, यहाँ पर समझने वाली बात यह है ना कि चलिए विकास का खाका खींचने की तैयारी जो है वो नई सरकार की ओर से लगातार की जा रही है। कैबिनेट बैठक में प्रस्तावों पर मुहर भी लग रही है, लेकिन चुनौतियां भी तो बहुत सारी होंगी, क्योंकि इतना आसान होता तो फिर पिछले 20 सालों से नीतीश सरकार लगातार बिहार में है। ये जो तमाम वादे किए जाते हैं, घोषणाएं की जाती हैं, कैबिनेट बैठक में मुहर लगती है, उनको अमली जामा पहले भी पहनाया जा सकता था। अब जो चुनौतियां हैं, जो टारगेट रखा गया है विकसित राज्य बनाने का, उन चुनौतियों में कौन कौन सी वो चुनौतियां हैं जो सबसे अहम हो जाती हैं, और उन चुनौतियों से पार पाने के लिए सरकार के पास क्या कुछ विकल्प आपको नजर आते हैं? बिल्कुल, बहुत बड़ा सवाल है सोहन। ये देखिए, अगर आप बिहार की स्थिति और बिहार की आर्थिक स्थिति पर ध्यान दें तो आपको लगेगा कि ये जितनी बातें कही गई है वो संभव इतनी जल्दी नहीं हो सकती है, क्योंकि जिसमें आप बिहार की स्थिति सबसे गरीब राज्यों में से एक माना जा रहा है, जो अब नीचे पदांक पर बिहार रुकी हुई है, और उसको आप 5 साल के अंदर में विकसित राज्य बनाने की बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये सरासर एक जिसको आंकड़े की नहीं समझ है उनको ये समझ हो सकती है, लेकिन जिस तरह से बिहार में हर सभी व्यक्ति 27,000 रुपए कर्ज पर अब बिहार चल रहा है,
अब उनको इस तरह की बात कही जाए तो अच्छी बात तो है, लेकिन इसके लिए बजट कहाँ से आएंगे? तो बजट लाना सबसे बड़ी बात है। इसके बाद आपको बाहर से जो कंपनियां यहाँ आएंगी उसको विश्वास दिखाना, उसके लिए सबको जो सुविधाएं उपलब्ध करवाना, ये सारी समस्याएं हैं। क्योंकि अभी भी जो बिहार की बजट की लगभग 40% जो पैसे हैं वो आपको खर्च में चले जाते हैं, सरकारी खर्च में चले जाते हैं। तो बचे हुए जो पैसे हैं उससे देश में तमाम जो मंत्रालय और विकास के काम होते हैं। तो ये इस तरह से सरप्लस जो काम आपने बात कही है, जब तक केंद्र से आर्थिक पैकेज नहीं मिल जाता ये थोड़ा संभव नहीं लगता है। लेकिन ठीक है, सरकार ने वादा की है और सरकार का काम है कि लोगों को अपने विश्वास में लेना। तो अच्छी बात है, पहली बैठक थी और उसमें उन्होंने ये प्रस्ताव पास किया है और एजेंडे तय कर दिए हैं। देखना ये है कि जब किस तरह से बजट लाते हैं। हालांकि बजट के अभी वर्तमान स्थिति देखा जाए बिहार की तो इतना आसान नहीं है जितना कि ये कहा जा रहा है। अच्छा गोविंद जी, एक और चीज यहाँ पर समझने वाली है ना कि 5 साल में 1 करोड़ नौकरियां देने का लक्ष्य रखा गया है। जब आप इस वादे के बाद अब कैबिनेट में मुहर लगती हुई भी इस पर नजर आती है, जमीनी स्तर पर उतर करके देखते हैं तो क्या पाते हैं? क्या ये चीजें भी संभव आपको नजर आती हैं? क्योंकि बिहार वो राज्य भी है जहां परीक्षा में धांधली को लेकर के प्रोटेस्ट छात्रों का लगातार देखने को मिलता है, चुनौतियां फिर खड़ी होती हुई नजर आती हैं और सरकारी विभागों में जो पद खाली हैं उनको भी मद्देनजर रखते हुए क्या ये नियुक्तियां आपको लगता है कि संभव है बिहार में? देखिए सोहन, ये बात सवाल के घेरे में जरूर आ जाती है क्योंकि बिहार की जो स्थिति है, अभी 20 साल तक नीतीश कुमार वहाँ के मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने कहा कि 50 लाख हम 20 से लेकर 25 के बीच में दे दिया है नौकरी हमने। तो हमें नहीं लगा अगर इस तरह से होता तो बिहार की स्थिति और वहाँ की बेरोजगारी की संख्या इतनी नहीं होती। बिल्कुल। देखिए जब 17 महीने की सरकार में जब डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव थे तो उस समय में उन्होंने घोषणा की थी चुनाव में जाने से पहले कि हमारी सरकार आते ही हम 10 लाख रोजगार हम देंगे, नौकरी देंगे। तो इस पर उस समय में नीतीश कुमार और आरजेडी और कांग्रेस की सरकार बनी थी और उसमें उन्होंने कुछ काम तो हुआ, लेकिन उसके बाद 2022 में जब दोबारा से सरकार नीतीश कुमार आरजेडी के पास और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार में आई तो उसके बाद 17 महीने ये सरकार चली है। 17 महीने में लगभग 4.25 से 5 लाख रोजगार दिए गए, जिसमें शिक्षा में सबसे अधिक रोजगार दिए गए थे। तो ये बात ये लोगों के जहन में तो है, लेकिन ये बात जहन में यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो कैबिनेट बैठक में मुहर जरूर लगी है, कई चुनौतियां भी सरकार के सामने हैं, उन चुनौतियों से पार पाना भी यहां पर बेहद जरूरी हो जाता है।